हाय गाइस, माई सेल्फ अभिलाषा, यू आर वॉचिंग माई चैनल श्रीराम साइंस। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी सेल साइकिल के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th एंड 12th। Before starting cell cycle, I am going to discuss a bit discussion of cell. What is cell? Cell is the basic structural, functional and fundamental unit of life. Cell से ही हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से पूरी एंटायर बॉडी और ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल पर सबसे फर्स्ट जो थ्योरी दी थी वो श्वान और शेलिडियन की थी, जिसमें उन्होंने कहा था सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। वहीं पर आपके पास में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने अपना एक पॉइंट ऐड किया था एंड ही एडेड ओमनीसेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनीसेल्यूला ई सेल्यूला मीन्स ऑल द न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी नई सेल्स बनती हैं वो पुरानी ही सेल से बनती हैं। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज और समझाना चाहती हूँ, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही रेयर डिवाइड होती हैं, और जो सेल्स हमारी बॉडी में बहुत रेयर डिवाइड होती हैं उसमें आती हैं आरबीसी, नर्व सेल्स, मसल सेल्स एंड स्केलेटल सेल्स। ये वो सेल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही रेयर डिवाइड होती हैं, जबकि कुछ सेल्स ऐसी हैं जो बर्थ के बाद कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहती हैं, और उसमें आती है रिप्रोडक्टिव टिश्यूज और रिप्रोडक्टिव सेल्स, प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स और हमारे कवरिंग टिश्यू एपिथेलियल सेल्स। तो कुछ सेल्स बहुत रेयर डिवाइड हुई और कुछ सेल्स ऐसी हैं जो कि बर्थ के बाद में कंटिन्यू डिवाइड होती रहती हैं। हमारी बॉडी में जो सेल डिवाइड होती है, एक सेल को डिवाइड होने में कंप्लीट 24 आवर्स लगते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेल डिवाइड कैसे होती है। जब सेल डिवाइड होती है तो उस बीच में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, जिनको क्रॉस करके फाइनली एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स वहां पर बनती हैं। यस स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल। और जब सेल साइकिल मीन्स जब सेल डिवाइड होती है तो वहां पर कुछ सिक्वेंशियल ऑर्डर होते हैं, और उन सिक्वेंशियल ऑर्डर को फॉलो अप करके एक सेल से दो सेल में वहां पर डिवीजन होता है, और ऐसा होने में 24 आवर्स लगते हैं। तो जब सेल डिवाइड होती है, जब सेल डिवीजन होता है, तो सेल के डिवाइड होने में जो कुछ स्टेजेस आती हैं उसमें आपके पास में फर्स्ट स्टेज आती है इंटरफेज। इंटरफेज वो स्टेज होती है जहां पर सेल रेस्टिंग पर होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, इसको प्रिपरेटरी फेज भी बोला जाता है, और सेल 90 से 95% इसी वाली स्टेज में रहती है। यहाँ पर जो सेल होती है वो रेस्ट स्टेज में होती है, इंटरफेज वाली स्टेज में। इंटरफेज वाली स्टेज भी 3 सब पार्ट में होती है, जिसमें फर्स्ट आपके पास में आती है G1 फेज। G1 फेज को हम गैप फेज फर्स्ट और ग्रोथ फेज फर्स्ट भी बोल सकते हैं। सेकेंड आपके पास में आती है एस फेज। एस फेज का मतलब होता है सिंथेटिक फेज, और थर्ड जो इसमें आती है वो आती है G2 फेज। G2 मतलब गैप फेज सेकेंड और ग्रोथ फेज सेकेंड। तो सबसे पहले जब सेल डिवाइड होगी उसमें जो स्टेज आएगी वो आएगी इंटरफेज, मीन्स रेस्टिंग फेज वेयर द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिपरेटरी फेज। After completing interphase, the cell enters into M phase. M means mitotic division or mitosis. इस वाली वीडियो में हम माइटोसिस डिस्कस कर रहे हैं, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मियोसिस। Mitosis has also sub stages. First is prophase, second metaphase, प्रोफेज सेल डिवीजन की सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होती है। थर्ड एनाफेज, जो कि सबसे छोटी स्टेज होती है, शॉर्टेस्ट स्टेज होती है, एंड फोर्थ इज टीलोफेज।
सेल डिवीजन में 2 स्टेजेस आई, फर्स्ट इंटरफेज और सेकेंड है एम फेज। एम फेज में 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। एम फेज कंप्लीट होने के बाद में जब सेल डिवाइड होगी तो वहां पर होगा ये जो पूरा डिवीजन है, ये पूरा डिवीजन क्योंकि न्यूक्लियस का है तो ये सारा डिवीजन जो है इसको बोला जाएगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, बिकॉज कैरियन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। तो यहाँ पर सबसे पहले होगा कैरियोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस का मतलब हमारे पास में हो जाएगा न्यूक्लियस का डिवीजन। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन कंप्लीट होने के बाद में सेल के अंदर होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ सेल और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोकाइनेसिस होगा, फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस। ये जो साइटोकाइनेसिस होगा ये 2 टाइप से होगा। फर्स्ट सेल फ्यूरो मेथड, सेकेंड इज सेल प्लेट मेथड। सेल फ्यूरो मेथड हमें देखने के लिए मिलेगा एनिमल सेल के अंदर और सेल प्लेट मेथड हमें देखने के लिए मिलेगा प्लांट सेल के अंदर। ये वो स्टेजेस हैं जहां पर सेल में डिवीजन होगा। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में इंटरफेज में सब पार्ट G1, S एंड G2। एम फेज के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस अकर्स। सेल साइकिल में सबसे फर्स्ट जो स्टेज है वो है G1 फेज। G1 के बाद में जो स्टेज आएगी वो होगी S फेज। आफ्टर कंप्लीटिंग S phase, the cell will enter into G2 phase. These three, G1, S and G2, ये तीनों फेज आपके पास में है इंटरफेज, रेस्टिंग पीरियड। गैप फेज फर्स्ट, गैप फेज सेकेंड, ग्रोथ फेज फर्स्ट, ग्रोथ फेज सेकेंड एंड सिंथेटिक फेज। G2 फेज के बाद में सेल में हुआ कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियस का डिवीजन। न्यूक्लियस के डिवीजन में हमने 4 स्टेजेस पढ़ी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। फर्स्ट प्रोफेज, ये कैसे होंगी दैट वी विल स्टडी। मेटाफेज, थर्ड एनाफेज, फोर्थ टीलोफेज। ये वहां पर 4 स्टेजेस होंगी जब कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस, जिसके 2 मेथड हो गए, सेल फ्यूरो मेथड एंड सेल प्लेट मेथड। ये आपके पास में 2 मेथड हैं और वो दोनों अलग अलग हैं। ये प्लेट वाला प्लांट्स के अंदर, एनिमल वाला ह्यूमन और एनिमल सेल्स के अंदर। इन दोनों फेज को हम लोग कंसीडर करेंगे एम फेज। दिस इज एम फेज और माइटोसिस और माइटोटिक डिवीजन। साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद में सेल एंटर करेगी G0 फेज के अंदर। G0 फेज जो है यहाँ पर सेल अरेस्ट हो जाएगी, इसे क्यूसेंट स्टेज भी बोला जाता है। G0 फेज कंप्लीट होने के बाद में सेल फिर एंटर करेगी इंटरफेज के G1 स्टेज के अंदर। अब हम सबसे पहले देखते हैं इंटरफेज स्टेजेस में क्या होता है। G1 स्टेज जो है, जिसको हम गैप फेज फर्स्ट और ग्रोथ पीरियड फर्स्ट भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये एस फेज से पहले है, इसका एक नाम और होगा प्री सिंथेटिक फेज। आप इसे प्री सिंथेटिक फेज भी बोल सकते हैं। क्योंकि ये माइटोसिस के बाद में है, आप इसे पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोल सकते हैं। और ये वो वाली स्टेज है जहां पर सेल के अंदर आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। आरएनए मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड। वो जो सेल के अंदर सिंथेसिस होगा वो इसी में होगा G1 स्टेज में। G1 स्टेज के बाद में जो एस फेज है, जिसको कि हम सिंथेटिक फेज कह रहे हैं, इसमें डीएनए का सिंथेसिस होगा। डीएनए का अमाउंट डबल होगा, क्रोमोसोम्स के नंबर डबल होंगे, इसलिए इस फेज को हम बोलते हैं एस फेज। और एस फेज के बाद में आपके पास में मीन्स एस फेज के अंदर सिर्फ आपके पास में डीएनए का सिंथेसिस हुआ है, डीएनए डुप्लीकेट हुआ है।
डीएनए कैसे डुप्लीकेट हुआ, कैसे रेप्लिकेट हुआ, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में सेल एंटर हुई G2 स्टेज के अंदर। G2 गैप पीरियड 2, ग्रोथ पीरियड सेकंड, क्योंकि ये एस फेज के बाद में आई है, आप इसे पोस्ट सिंथेटिक फेज भी बोल सकते हैं। G2 फेज पोस्ट सिंथेटिक फेज है, और क्योंकि ये माइटोसिस से पहले है तो इसको प्री माइटोटिक फेज भी बोला जाता है। क्योंकि ये माइटोसिस से पहले है, इसे प्री माइटोटिक फेज भी हम बोल सकते हैं। G2 फेज के अंदर में भी आरएनए और प्रोटीन का ही सिंथेसिस होता है। मींस G1 फेज के अंदर में भी आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस, G2 फेज के अंदर आरएनए प्रोटीन प्लस एटीपी फॉर्मेशन भी होता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी और टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ एनर्जी। एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, क्रोमोसोम्स का अमाउंट डबल हो रहा है। ये वाली जो स्टेजेस हैं ये इंटरफेज है, जहां पर सेल 90 से 95% है। अब सेल एंटर होगी एम फेज के कैरियोकाइनेसिस में, जहां न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और उसमें भी जो फर्स्ट स्टेज आएगी वो आएगी प्रोप फेज, विच इज द लॉन्गेस्ट फेज। माइटोसिस को जिन्होंने डिस्कवर करा था उनका नाम था स्ट्रासबर्गर, और जो वर्ड कॉइन करा था वो करा था फ्लेमिंग ने। माइटोसिस जो डिवीजन है ये हमारी सोमैटिक सेल के अंदर होता है, मींस एपिथेलियल सेल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर कैम्बियम सेल्स और मेरिस्मेटिक सेल्स के अंदर। अब माइटोसिस में भी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियस का डिवीजन, और उसमें हमारे पास में फर्स्ट स्टेज आती है प्रोप फेज, जो कि सबसे बड़ी फेज होती है सेल डिवीजन में। प्रोप फेज के मूव करने से पहले हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं इंटरफेज में। इंटरफेज वाली स्टेज में जो सेल होती है ये सेल है, और जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस, ये आपके पास में हो गया न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में एक थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क और क्रोमेटिन थ्रेड। ये इसके अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये तब जब सेल इंटरफेज पर है, मतलब रेस्टिंग पीरियड पर है तब। जैसे ही सेल प्रोफेज स्टेज में गई, ये सेल, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मींस न्यूक्लियस, जो सारा क्रोमेटिन मटेरियल था जो हमें इंटरफेज स्टेज में दिख रहा था, ये सारा क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस्ड होने स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, मींस वहां पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा, तो ये वहां पर होगा सेंट्रोसोम, जो अभी डिवाइड नहीं हुआ है, फर्दर डिवाइड होगा। ये हमारे पास में हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास में ये क्रोमेटिन मटेरियल। और यहीं पर आपके पास में, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस राउंड बॉडी होगी, और वो जो डेंस राउंड बॉडी होगी उस डेंस राउंड बॉडी को हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। ये आपके पास में होगा अर्ली प्रोफेज वाली स्टेज में, ऐसा दिखेगा। जैसे जैसे प्रोफेज मूव ऑन करेगी, ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस्ड होगा लाइक दिस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये कंडेंस्ड होकर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखने लगेगा क्रोमोसोम्स में। ये क्रोमोसोम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, इतना कंडेंसेशन वहां पर होगा। कंडेंसेशन होगा, ये क्रोमोसोम्स बनने अपीयर होंगे वहां पर, और जो ये सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम स्प्लिट होगा 2 सेंट्रियोल्स में। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेल लाइक सब्सटेंस, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सैप। जब प्रोफेज स्टेज आई, ये जो सेंट्रोसोम था ये आपके पास में डिवाइड हुआ 2 सेंट्रियोल्स में, और वो दोनों जो सेंट्रियोल्स हैं, ये दोनों जो सेंट्रियोल्स हैं, इनके बीच में एक
थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनने लगा, और ये जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होगा इसको हम बोलेंगे स्पिंडल फाइबर्स। और ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से मूव अवे होने स्टार्ट हुए, और यहाँ पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। ना सिर्फ यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होना स्टार्ट हो गया, बल्कि जितने भी सेल ऑर्गेनल सेल के अंदर हैं वो भी डिसअपियर होने लगे, और उनके साथ साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी यहाँ से डिसअपियर होनी स्टार्ट हो जाएगी। न्यूक्लियोलस भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, वो भी आपके पास में डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये डिसअपियर होने लग गया। इंटरफेस के टाइम पर सेल ऐसी दिख रही थी, ये क्रोमेटिन मटेरियल। जैसे वो प्रोफेज में एंटर हुई, ये कंडेंसेशन हो गया, क्रोमोसोम्स बन गए, दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से दूर जाने लगे, उनके बीच में स्पिंडल फाइबर बन गया, और यहाँ जो न्यूक्लियोलस था, ये न्यूक्लियोलस भी यहाँ पर डिसअपियर होने स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे हम एंड प्रोफेज तक पहुंचेंगे, लेट प्रोफेज तक, वहां पर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी डिसअपियर हो जाएगी। दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से परपेंडिकुलर पर आ जाएंगे यहाँ पर, और उनके बीच में ये स्पिंडल फाइबर्स बन जाएगा। इन दिस वे, लाइक दिस, ये स्पिंडल फाइबर्स जो होंगे ये वहां पर बन जाएंगे। दिस इज स्पिंडल फाइबर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे जो दो सेंट्रियोल्स के बीच में बनेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पर, ये आपके पास में सेल मेम्ब्रेन हो गई। और ये जो अब सेंट्रियोल्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो चुके हैं, इनको हम बोलेंगे एस्टर। ये एस्टर इसलिए क्योंकि अब ये स्टार जैसी अपीयरेंस देंगे, इनमें से कुछ रेज यहाँ से अराइज होंगी, और वो जो रेज होंगी उन रेज को बोला जाएगा एस्ट्रल रेज। ये होंगी यहाँ पर एस्ट्रल रेज। जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं वो लेट प्रोफेज तक डिसअपियर हो जाएंगे। न्यूक्लियोलस जो था वो यहाँ था इंटरफेज में, फिर प्रोफेज के अंदर डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया, लेट प्रोफेज तक डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, सारे सेल ऑर्गेनल खत्म हो चुके हैं। और ये जो आपके पास में क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस्ड हुआ था, ये कंडेंस्ड होकर कुछ आपके पास में इस तरीके से क्रोमोसोम्स की फॉर्म में इन स्पिंडल फाइबर्स पर अटैच हो जाएगा। ये आपके पास में क्रोमोसोम्स, ये जो क्रोमोसोम्स हमने बनाए हैं, ये क्रोमोसोम्स का जो सेंटर पॉइंट होता है इसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं। दिस इज सेंट्रोमेयर। और ये जो मैंने इसकी आर्म्स बनाई हैं 1 2 3 4, ये जो मैंने इसकी आर्म्स बनाई हैं, इन आर्म्स को बोला जाता है क्रोमेटाइड्स। दिस इज क्रोमेटाइड। ये सब कुछ होता है प्रोफेज स्टेज के अंदर, जहां पर क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस्ड हो रहा है, सेल ऑर्गेनल डिसअपियर हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स, दीज आर स्पिंडल फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर बन जाते हैं, एस्टर फॉर्म हो जाता है, और ये जो क्रोमोसोम्स होता है ये स्पिंडल फाइबर पर अटैच हो जाता है। अब हम चलेंगे मेटाफेज स्टेज पर। सेकेंड स्टेज हमारे पास में है मेटाफेज। इस वाली स्टेज में वही सेल मेम्ब्रेन, एस्टर, एस्ट्रल रेज जो एस्टर में से अराइज हुई, स्टार लाइक अपीयरेंस दे रहा है वो, स्पिंडल फाइबर्स, इस वाली स्टेज में जितने भी क्रोमोसोम्स जो कंडेंस्ड हुए हैं वो सब इक्वेटर पर आकर अटैच हो जाएंगे। इस तरीके से ये जितने भी क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड हुए हैं वो सब ऐसे इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे, और जब वो इस तरीके से इक्वेटर पर अरेंज होंगे, ये यहाँ पर इक्वेटर पर जब वो अरेंज होंगे तो उसको बोला जाएगा इक्वेटोरियल प्लेट। दिस इज इक्वेटोरियल प्लेट, और आप उसको बोल सकते हैं मेटाफेजिक प्लेट। दिस इज द मेन थिंग विच इज हैपन इन द मेटाफेज स्टेज, जहां पर सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर जाकर अटैच हो गए, और अटैच जिस वे में हुए, ये जो क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमेयर है, स्पिंडल फाइबर्स इस सेंट्रोमेयर से अटैच है इस तरीके से।
सेंट्रोमेयर के थ्रू। वाइल जो क्रोमेटाइड्स है मीन्स जो आर्म्स है वो फ्री हैं और जो अटैच है स्पिंडल फाइबर से वो सेंट्रोमेयर अटैच है। यहाँ पर मैं आपको एक वर्ड आपके सामने रखना चाहूंगी और वो वर्ड हमारे पास में है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर मीन्स जैसा हमने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स जो है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हैं। मीन्स सपोज दिस इज द स्पिंडल फाइबर्स, ये वो स्पिंडल फाइबर्स हैं और इन स्पिंडल फाइबर्स पर अटैच है क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स अटैच है इस पर। ये सेंट्रोमेयर, ये आपके पास में क्रोमेटाइड। लेकिन ये जो सेंट्रोमेयर होता है, इस सेंट्रोमेयर के ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इस सेंट्रोमेयर के ऊपर प्रेजेंट है, उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है काइनेटोकोर, जिससे ये सारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। ये स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर, ये क्रोमेटाइड्स, ये आपके पास में क्रोमेटाइड्स हो गए। यहाँ पर ये वाला सेंट्रोमेयर और सेंट्रोमेयर के ऊपर जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऑन सेंट्रोमेयर, इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, जिस पर बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। ये सब कुछ होगा मेटाफेज स्टेज में। तो जो मेन इवेंट है, वो जो मेन इवेंट है मेटाफेज स्टेज में, वो है इक्वेटोरियल और मेटाफेजिक प्लेट का बनना और काइनेटोकोर, जो वर्ड अभी हमने आपके साथ में डिस्कस करा है। दिस इज हैपन इन मेटाफेज स्टेज। अब इसके बाद हम मूव करेंगे एनाफेज स्टेज पर। थर्ड स्टेज हमारे पास में एनाफेज। एनाफेज स्टेज में अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्प्लिट होंगे और वो हाफ हाफ स्प्लिट होकर अपने अपने एंड की तरफ मूव करेंगे। इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे स्प्लिट होंगे। ये यहाँ पर ऐसे स्प्लिट हो रहे हैं क्रोमोसोम्स और ये जो आपके पास में होता है यहाँ पर हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाता है, क्योंकि हाफ नीचे की तरफ और हाफ ऊपर की तरफ ऐसे क्रोमोसोम्स जो हैं वो मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पर जैसा हमने आपको बोला ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। एनाफेज स्टेज में 3 टाइप के स्पिंडल फाइबर्स होंगे। फर्स्ट होंगे इंटरपोलर फाइबर। इंटरपोलर फाइबर वो फाइबर जो कि एक एस्टर से दूसरे एस्टर तक होंगे, उसको हम इंटरपोलर फाइबर बोलेंगे। क्योंकि वो कंटिन्यू रन कर रहे हैं इसलिए उनको बोला जाएगा कंटिन्यूअस फाइबर। ये हमारे पास में कंटिन्यूअस फाइबर्स होंगे। सेकेंड डिसकंटिन्यूअस फाइबर, जो कि इस सेंट्रियोल से आपके पास में सेंट्रोमियर तक और फिर सेंट्रोमियर से फिर सेंट्रियोल तक, ये वाले डिसकंटिन्यूअस, जिनका दूसरा नाम आपके पास में होगा क्रोमोसोमल फाइबर। क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम से अटैच है इसलिए इनको क्रोमोसोमल फाइबर्स बोलेंगे। और 2 सेंट्रोमियर के बीच में, ये इस सेंट्रोमियर से लेकर इस सेंट्रोमियर के बीच में जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे उनको हम बोलेंगे इंटरजोनल फाइबर। ये हमारे पास में होंगे इंटरजोनल फाइबर। मीन्स एनाफेज स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, 3 टाइप के फाइबर्स बन जाते हैं, इंटरपोलर, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, क्रोमोसोमल एंड इंटरजोनल फाइबर। अब हम मूव करते हैं लास्ट स्टेज जो कि है एनाफेज स्टेज। अब हमारे पास में 4th स्टेज जो कि टीलोफेज। टीलोफेज के एंड तक जितने भी सेल ऑर्गेनल जो प्रोफेज में डिसअपियर हुए थे वो रीअपियर हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस आपके पास में वापस आ जाएगा और सेंट्रियोल्स जो है वो भी कंडेंस्ड होने लगेंगे, स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और सेंट्रोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके पास में, क्योंकि एनाफेज में वो हाफ हाफ चले गए थे, तो यहाँ पर आपके पास में जो क्रोमोसोम्स हैं, ये इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स थे, ये क्रोमोसोम्स, और यहाँ पर जो ये हाफ क्रोमोसोम्स नीचे गए थे, ये वाले, इनके बीच में जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर होने अब स्टार्ट हो जाएंगे। ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं अब ये डिसअपियर हो रहे हैं, ये डिसअपियर होंगे। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई थी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बननी स्टार्ट हो जाएगी, सारे सेल ऑर्गेनल वापस आ जाएंगे
और फाइनली जब, क्योंकि ये एनिमल सेल है, यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन आएगा इस तरीके से, ये यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन आएगा और इस कॉन्स्ट्रिक्शन में आपके पास में ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा बननी स्टार्ट हो गई, बहुत अच्छे से आ गई। ये आपके पास में 2 सेल्स बन रही हैं और ये जो क्रोमोसोम्स थे ये फिर से थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनने लगेगा इनका, ये इस तरीके से थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देंगे। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो गए, जो हमारे पास में सेंट्रियोल था वो सेंट्रियोल भी अब इस तरीके से अपनी अपनी सेल के पास में आ जाएगा और वहां पर भी आपके पास में अब ये सेंट्रोसोम कंसीडर्ड होगा और फिर स्प्लिट होगा टीलोफेज में। फाइनली 2 सेल्स बन जाएंगी, ये 2 सेल्स बन गई। ये दोनों सेल के आपके पास में न्यूक्लियस मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये इनके अपने अपने सेंट्रियोल्स आ गए और वही आपके पास में थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हो गया। ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बन गया मींस आपके पास में ये वाली आपके पास में आ गई सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स थे वो भी वापस आ गए। यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म जो था, न्यूक्लियर सैप जो था वो भी रीअपियर हो गया। टीलोफेज में फाइनली 1 से 2 सेल्स बन गई एंड ऑफ द टीलोफेज। यहाँ पर थ्रू आउट जो सेल डिवीजन पढ़ाया उसमें सेल का शेप ओवल रखा, मींस मैं एनिमल सेल कंसीडर कर रही हूँ और एनिमल सेल में जो इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्शन आया है और फिर हमारे पास में 2 सेल बनी है, ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन आया है और तभी साइटोप्लाज्म और सेल का डिवीजन हुआ है, तो ये वाला जो साइटोकाइनेसिस होगा, इस साइटोकाइनेसिस को बोला जाएगा सेल फ्यूरो मेथड। दिस इज सेल फ्यूरो मेथड, जहां पर इसमें सेल मेम्ब्रेन में कॉन्स्ट्रिक्शन आएगा और फिर साइटोप्लाज्म भी 2 में इक्वल डिवाइड हो जाएगा और फिर 1 से 2 सेल बन जाएंगी। This is what about the karyokinesis and here the cell divide, so it is known as in cytokinesis, because as we are studying animal cell, so only the cell furo method is takes place while at the time of division of cell. प्लांट सेल के अंदर जो डिवीजन होगा, क्योंकि प्लांट सेल की जो शेप होती है वो रेक्टेंगुलर होती है, इसलिए उसमें जो फर्स्ट स्टेजेस आएगी वो होगी प्रोफेज। ये आपके पास में प्रोफेज बिल्कुल एनिमल सेल के जैसे, वही आपके पास में यहाँ पर न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि हम बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा है वो बस ये है कि एक तो शेप रेक्टेंगुलर है और ये जो एक्स्ट्रा मैंने बाहर कवरिंग बनाई है ये है सेल वॉल। प्रोफेज के बाद में वही सेकेंड फेज जो हमारे पास एनिमल सेल में थी, मेटाफेज। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, वहां पर पोलर कैप्स प्रेजेंट रहती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई सेंट्रियोल, कोई भी एस्टर या एस्टरेज नहीं बनाऊंगी। वैसे स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे जैसे मेटाफेज स्टेज में बनते हैं और जो क्रोमोसोम्स होगा वो वही इक्वेटर पर जाकर अटैच हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास में बन जाएंगी इक्वेटोरियल प्लेट, ये इक्वेटोरियल प्लेट। थर्ड जो हमारे पास में स्टेज आएगी एनाफेज, एज लाइक एज एन एनिमल। यहाँ पर क्रोमोसोम्स की स्प्लिटिंग हो जाएगी, ये हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो होगा ये इस तरीके से चले जाएगा। ये एनाफेज में स्प्लिटिंग हो गई। फाइनली टीलोफेज जो लास्ट स्टेज होती है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स कम हो जाएंगे, सेल ऑर्गेनल वापस आ जाएगा, न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस होगा उसका जो मेथड होगा वो होगा सेल प्लेट मेथड। दिस इज सेल प्लेट मेथड, जहां पर आपके पास में इस तरीके से डिवीजन होगा, ये इस तरीके से डिवीजन होगा और ये वाला जो मेथड है ये साइटोकाइनेसिस के अंदर सेल प्लेट मेथड है। साइटोकाइनेसिस और उसमें भी सेल प्लेट।
और फिर फाइनली यहाँ पर भी ये 2 सेल्स बन जाएंगी और इन दोनों सेल्स में वही क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस सब कुछ रीअपियर हो जाएगा, सेल ऑर्गेनल वापस आ जाएंगे। द डिफरेंस बिटवीन एनिमल और प्लांट सेल इज ओनली दैट in plant cells, cell plate method takes place in cytokinesis, while in animal cells, cell furrow method takes place. तो जो डिफरेंस होता है माइटोसिस में प्लांट और एनिमल सेल में वो ये है, प्लांट सेल में एस्टर नहीं बनता, एस्ट्रल रेस नहीं बनती क्योंकि यहाँ पर सेंट्रियोल नहीं होता। एनिमल सेल के अंदर एस्टर भी बनता है, एस्ट्रल रेस भी बनती है क्योंकि वहां पे सेंट्रियोल होता है। प्लांट सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होता है वो सेल प्लेट मेथड से होता है। एनिमल सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होता है वो सेल फ्यूरो मेथड से होता है। प्लांट सेल के अंदर जो माइटोसिस होता है वो मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर जो माइटोसिस होता है वो माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल्स के अंदर। सोमैटिक सेल्स मींस जर्म सेल्स को छोड़कर बॉडी में जितनी भी सेल्स है वो सारी सोमैटिक सेल्स हैं, और जर्म सेल्स में आती हैं हमारे पास में एग और स्पर्म। उसके अलावा बॉडी के अंदर जो सेल्स है उनको सोमैटिक सेल्स कहते हैं और उन सब के अंदर होता है माइटोसिस। हमारे पास में है इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस की, जो हमने माइटोसिस पढ़ा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। माइटोसिस की वजह से क्रोमोसोम्स का नंबर कांस्टेंट रहता है क्योंकि माइटोसिस में 1 से 2 सेल्स बनती हैं, और माइटोसिस जो होता है अगर पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर 46 है तो बनने वाली जो 2 डॉटर सेल्स हैं उसमें भी क्रोमोसोम्स का नंबर सेम चलेगा 46 एंड 46। इन दिस वे कि अगर ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है और इस पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर 46 है तो माइटोसिस अगर इसके अंदर होगा तो 2 सेल्स बनेंगी और उन दोनों सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो 46 ही होगा। इसलिए यहाँ पर क्रोमोसोम्स का नंबर कांस्टेंट चलता है, जेनेटिक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है। इसकी वजह से जाइगोट का डेवलपमेंट होता है क्योंकि जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनता है उसके बाद जब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जाता है तो भी उसमें माइटोसिस होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर माइटोसिस होता है, इसलिए वहां पर कोई वेरिएशंस आने के चांसेस नहीं होते। और लास्ट पॉइंट आपके पास माइटोसिस में ये है कि माइटोसिस की वजह से नई सेल्स बनती हैं जिनकी वजह से बॉडी में रिपेयर और रीजनरेशन होता है। माइटोसिस में मैं एक टाइप का माइटोसिस आपके सामने रखना चाहूंगी, दैट इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये वो माइटोसिस होता है जहां पर कैरियोकाइनेसिस तो होता है, मींस जहां पर न्यूक्लियस तो डिवाइड होता है, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं होता, साइटोप्लाज्म और सेल्स डिवाइड नहीं होते। इस टाइप के माइटोसिस को फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। और ये वाला जो माइटोसिस है ये इसके जो 2 एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये होता है, उसमें फर्स्ट है कोकोनट। कोकोनट में जो लिक्विड साइनेक्शियम है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है जहां पर माइटोसिस हुआ, मींस कैरियोकाइनेसिस तो हुआ लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, मींस वहां पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। इसी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का जो दूसरा एग्जांपल है वो है सिनोसाइटिक हाइफा। हाइफा आपके पास में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है फंगस के अंदर, तो वो फंगस जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी न्यूक्लियाई होती हैं। जिस फंगस के अंदर हाइफा में बहुत सारी न्यूक्लियाई होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, उसको बोला जाता है सिनोसाइटिक हाइफा, और उसके अंदर में भी होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मींस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन वेयर कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। एंड द 2 एग्जांपल ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फर्स्ट इज liquid synaxium of coconut and second is sinusitic hypha. This is all about the mitosis. In my next video, we will meet about the detailed account of meiosis. Till then, stay happy and be safe. And don't forget to press bell icon for the more update and subscribe my channel. Thank you so much.